हेलो एवरीवन। आज हम लोग ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ज्ञान प्राप्त करने की जो हमारी और भी विधियाँ थी उसके बारे में पढ़ा। वैज्ञानिक विधि हमारा लास्ट थी, वो उसमें रह गई थी, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। निश्चित निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली सामान्य, निश्चित एवं क्रमबद्ध प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली कहा जाता है। यानी कि वैज्ञानिक विधि का हम इस्तेमाल जो है विभिन्न विज्ञानों में, यानी कि जो भी हमारी साइंस की ब्रांचेस हैं, चाहे बायो में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री हो, स्टैटिस्टिक्स हो, मैथ हो, जितने भी हमारी विज्ञान की जो भी शाखाएं हैं, उसमें निश्चित निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए जो हमारी जो वैज्ञानिक प्रणाली है वो कैसी होती है। एक तो सामान्य होती है, यानी कि इससे प्राप्त जो सूत्र हम प्राप्त करें या कोई भी हमारा जो समस्या समाधान होता है वो हर स्थिति में जो है वो लागू होता है। दूसरा निश्चित होता है, ये बदलता नहीं है, और क्रमबद्ध होता है। ठीक है। और इस विधि के अंतर्गत भिन्न भिन्न विद्वानों के अध्ययन हेतु भिन्न भिन्न प्रविधियों का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि समस्या हमारी चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री, बायो, किसी की भी हो, ठीक है, तो वो विभिन्न भिन्न जो भी हमारे विद्वान हैं, जो भी समस्या है, इस विधि के अंतर्गत हम अलग अलग प्रविधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु सर्वत्र ही वैज्ञानिक विधि का उद्देश्य वस्तुनिष्ठ अध्ययन एवं निश्चित निष्कर्ष प्राप्त करना होता है। वस्तुनिष्ठ अध्ययन का मतलब हम किसी का पक्ष नहीं लेते, यानी कि हमने पहले से अजम्पशन बना के रखा है कि यही आंसर होना चाहिए या यही हमें सूत्र प्राप्त होना चाहिए, इस तरह का हम पहले से मान के नहीं चलते हैं, बल्कि हम एक क्रमबद्ध तरीके से अपना शोध करते हैं तथा अपनी समस्या का समाधान निकालते हैं। दूसरा, इससे हमें निश्चित निष्कर्ष प्राप्त होता है। वैज्ञानिक विधि की प्रमुख विशेषताएं हैं, ये आपसे जो है एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि जो वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं क्या क्या हैं। एक तो आपकी सत्यापनशीलता, इसको कभी भी सत्यापित किया जा सकता है इससे प्राप्त निष्कर्ष को। दूसरा है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, ये किसी का पक्ष नहीं लेती बल्कि एक क्रमबद्ध तरीके से आपको एक सूत्र प्रदान करती है। दूसरा है निश्चयात्मकता, ये डेफिनेट होती है। दूसरा है सामान्यता, यानी कि ये हर किसी पर लागू होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सूत्र स्थापित किया वो केवल एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर लागू होगा, ऐसा नहीं है। उस जो वैज्ञानिक विधि द्वारा जो भी हमें सूत्र प्राप्त होता है या हमारा जो भी समस्या समाधान है वो आपके लिए हर स्थिति में या हर समस्या के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर वो समस्या उससे रिलेटेड होती है। ठीक है। तथा पूर्व कथन की क्षमता, ठीक है, ये जो वैज्ञानिक विधि जो है वो पूर्व कथन की क्षमता भी रखती है। जो भी हमें डेटा प्राप्त होता है हमारी रिसर्च के द्वारा, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है हमारा? द जनरल, डेफिनेट एंड ऑर्डरली मेथड यूज by various sciences to obtain definite conclusions is called scientific method। तो जो भी various sciences की जो ब्रांचेज है उसमें जो हमारी समस्या समाधान के यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ये जनरल होता है, यानी कि हर किसी प्रॉब्लम में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, और ऑर्डरली होता है, यानी कि ये एक सीक्वेंस में चलता है। अंडर दिस मेथड डिफरेंट टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्कॉलर्स, यानी कि अलग अलग जितने भी साइंस की हमारी ब्रांचेज है उसके जितने भी डिफरेंट स्कॉलर्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम के लिए इसमें डिफरेंट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एवरीवेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज़ टू स्टडी ऑब्जेक्टिवली एंड ऑब्टेन डेफिनेट कंक्लूजन। तो जो हर जगह हम चाहे कैसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करें, लेकिन साइंटिफिक मेथड का जो हमारा जो एम होता है वो यही रहता है कि जो हमारा कंक्लूजन निकले एक तो वो ऑब्जेक्टिवली हो, ठीक है, और दूसरा वो डेफिनेट हो। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड आर वेरीफिएबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डिटर्मिनिज्म, जनरलिटी एंड एबिलिटी टू प्रोडक्ट। अब इसकी जो डेफिनेशन है, एक तो आपकी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका द्वारा दी गई है। ये बोलता है कि वैज्ञानिक विधि वह बृहद अर्थ वाला शब्द है जो अनेक प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है, जिसकी सहायता से विज्ञान का निर्माण होता है। व्यापक अर्थों में वैज्ञानिक विधि का अर्थ अनुसंधान की किसी ऐसी विधि से है जिसके द्वारा निष्पक्ष तथा व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। आपसे जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपसे डेफिनेशन देके पूछ लिया जाता है कि ये डेफिनेशन किसने बोली है। ठीक है। और
तो अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, साइंटिफिक मेथड इज ए कलेक्टिव टर्म denoting the various processes by the aid of which the sciences are built up. In a wider sense, any method of investigation by which scientific or other impartial and systematic knowledge is acquired is called a scientific मेथड। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कि डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, तो आप आराम से इसको बता सकते हैं, ये आपकी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका द्वारा दी गई है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है जो चैपलिन के द्वारा दी गई है कि वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य वह प्रविधियां हैं जिनका उपयोग विज्ञान की खोज में वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। तो जितनी भी विधियां हैं जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इस्तेमाल में लाते हैं, उसको हम वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत रखते हैं। तो साइंटिफिक मेथड रेफर्स टू टेक्निक एम्प्लॉयड बाय साइंटिस्ट वाइल एक्वायरिंग द नॉलेज। तो उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिक विधि को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है, अगर हम इन दोनों परिभाषाओं को मिला दें या बाकी और परिभाषा को मिला दें, तो हम निष्कर्ष निकाल के ये कह सकते हैं कि यह प्रविधियों की वह व्यवस्था है जिसमें किसी अध्ययन समस्या का निष्पक्ष, व्यवस्थित या नियंत्रित निरीक्षण करके प्राप्त आंकड़ों का वर्गीकरण व विश्लेषण करके परिकल्पना की जांच, सत्यापन द्वारा समस्या का समाधान ही वैज्ञानिक पद्धति है। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे सामने समस्या होनी चाहिए। ठीक है, समस्या होने के बाद हम समस्या हमें कैसे सुलझानी है उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो हमें डेटा प्राप्त होता है उसका हम वर्गीकरण करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके बाद उसका समाधान निकाल लेते हैं। तो on the basis of the analysis of the above definitions, it can be said that by defining the scientific method, it is a system of methods in which the hypothesis is tested or verified by classifying and analyzing the data obtained by observing a study problem objectively, systematically or controlled. The scientific method is the solution of the problem though. नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक विधि के तत्व। अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि वैज्ञानिक विधि के तत्व कितने हैं, या फिर आपसे नाम से पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कि वैज्ञानिक विधि के तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि के हमारे टोटल 5 जो है तत्व हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, जिसमें फर्स्ट है हमारा निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, दूसरा हमारा आता है वर्णन यानी कि डिस्क्रिप्शन, फिर हमारा आता है पूर्व कथन यानी कि प्रेडिक्शन, फोर्थ हमारा है नियंत्रित परिस्थिति यानी कि कंट्रोल्ड सिचुएशन, और फिर है कारणों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेज। ये सारे जो है आपके वैज्ञानिक विधि के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, नाम से भी पूछा जा सकता है कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि निरीक्षण, वर्णन, पूर्व कथन, या एक और दे दिया जाए कि इनमें से कौन से वैज्ञानिक विधि का तत्व है या कौन से हैं, या आपसे ये पूछ लिया जाए कि वैज्ञानिक विधि के टोटल कितने तत्व होते हैं, वो आपके 5 होते हैं। देन है वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं। ठीक है, अगर आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं इनमें से कौन कौन सी हैं, तो उसमें आपको नाम दिया जाए, वस्तुनिष्ठता, सत्यापनशीलता, इस तरीके से आपको नाम देके आपसे इसमें पूछा जा सकता है। तो वैज्ञानिक विधि की विशेषता निम्नलिखित है। पहली है आपकी वस्तुनिष्ठता, यानी कि जो भी आपकी वैज्ञानिक विधि अगर होगी तो वो आपकी उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण जरूर होगा, यानी कि वो ऑब्जेक्टिविटी जरूर रखी होगी। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है किसी घटना का निरीक्षण उसके वास्तविक रूप में किया जाए और निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता की मनोवृत्तियों का निरीक्षण उस पर उसका प्रभाव ना पड़े। यानी कि जैसे कि हम कोई भी घटना का निरीक्षण कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसको एज इट ही देखना है जैसा कि हमको दिखाई दे रहा है, ना कि जो हमने पहले से प्री एजम्पशन बना रखे हैं कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, इस तरीके से नहीं। जो हमारे सामने है हमको उसको एज इट ही लेना है। ठीक है, पहले से जो हमने सोच रखा है ये जो हमारे विचार है उसको थोपना नहीं होता है इसमें, तो उसको हम कहते हैं वस्तुनिष्ठता। इस प्रकार के निरीक्षण से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वे वस्तुनिष्ठ परिणाम कहलाते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी मीन्स दैट द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इवेंट should be done in its actual form and the attitude of the observer should not affect the observation while observing. The results obtained from this type of inspection are called objective results. जैसे आपके MCQ टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें जो निरीक्षण करता होता है उसका अपने विचारों का कोई जो है रोल नहीं रहता है। ठीक है, अगर आपका आंसर सही होगा, आप सही ऑप्शन पर टिक करके आएंगे तो सही होगा, गलत होगा तो गलत होगा। ठीक है, उसमें जो है एग्जामिनर के सोच का उसमें जो है प्रभाव नहीं रह जाता।
सेकंड है आपका प्रमाणिकता, पुष्टिकरण यानी या सत्यापनशीलता इसको हिंदी में कहते हैं। वेरीफिएबिलिटी, वैज्ञानिक विधि की प्रमुख विशेषताओं में यह एक विशेषता है कि वैज्ञानिक विधि द्वारा जो अध्ययन किए जाते हैं उनसे प्राप्त परिणामों का किसी भी समय सत्यापन किया जा सकता है। यानी कि आज जो मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की या कोई भी रिसर्च करके मैंने कोई कंक्लूजन निकाला, तो ज़रूरी नहीं है कि जो आज मैंने निकाला वो आज के लिए सही हो। भविष्य में मैं कभी भी अगर उसका सत्यापन करना चाहूँ किसी भी समय किसी भी स्थान पर, तो वो सत्य ही साबित होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वैज्ञानिक विधि में ये भी एक गुण पाया जाता है। तो प्रामाणिकता का यह अर्थ है कि किसी परिणाम की जांच जितनी बार भी की जाए और जब भी की जाए बार बार समान परिणाम प्राप्त होते हैं। ने तो वेरीफिएबिलिटी क्या होती है? वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज दैट द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टडीज कंडक्टेड बाय द साइंटिफिक मेथड कैन बी वेरीफाइड एट एनी टाइम। वैलिडिटी मीन्स दैट नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स a result is tested and whenever it is done the same results are obtained। थर्ड है निश्चितता यानी कि डेफिनेट। वैज्ञानिक विधि से प्राप्त परिणामों में अस्पष्टता अनिश्चितता नहीं होती। ठीक है, वो निश्चित होते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी ये परिणाम प्राप्त होता है ना, अस्पष्ट है कि स्पष्ट है, ऐसा नहीं होता है। जो है वही आपका परिणाम हर स्थिति में रहता है। वैज्ञानिक विधि हर विज्ञान के लिए अलग अलग ना होकर सभी विज्ञानों के लिए एक सी होती है। इस विधि में निश्चितता, अस्पष्टता या संदेह उत्पन्न करने वाले तथ्यों का कोई स्थान नहीं होता, बल्कि इसके स्थान पर वैज्ञानिक विधि में निश्चितता का गुण पाया जाता है। यानी कि ये सभी जो है, हम चाहे किसी भी विज्ञान के विषय को उठा लें, जो कोई किसी भी शाखा या किसी भी ब्रांच को हम उठा लें, उसके लिए वैज्ञानिक विधि का जो मेथड रहेगा वो निश्चित रहेगा, डेफिनेट रहेगा। तो ये क्या होता है? देयर इज नो एम्बिग्युइटी और अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द साइंटिफिक मेथड। द साइंटिफिक मेथड इज नॉट डिफरेंट फॉर एवरी साइंस बट इज द सेम फॉर ऑल द साइंसेज। इन दिस मेथड देयर इज नो प्लेस फॉर फैक्ट्स दैट क्रिएट सर्टेनिटी, एम्बिग्युइटी और डाउट, बट इंस्टेड द क्वालिटी ऑफ सर्टेनिटी इज फाउंड इन द साइंटिफिक मेथड। या सर्टेनिटी लग गया या अनसर्टेनिटी होगा। ठीक है, यहाँ पे आप UN लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी अध्ययन करता है किसी समूह या समाज के सभी व्यक्तियों का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि वह उस समाज या समूह से एक छोटे सैंपल का चयन कर लेता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अब वो आपको मान लीजिए कि किसी तालाब के पानी का निरीक्षण करना है, तो आप पूरे तालाब के पानी का निरीक्षण नहीं करेंगे, बल्कि उसका सैंपल लेके आएंगे उसके पानी का। ठीक है, तो इसी प्रकार और इस चयन के किए गए न्यायाधीश यानी कि जो सैंपल आप लेके आएंगे पर वह अपना अध्ययन संपादित करता है, वो उसी सैंपल पर अपना स्टडी करता है और अध्ययन में परिणाम या निष्कर्ष प्राप्त करता है। परिणाम या निष्कर्ष प्राप्त होने के बाद वह ये भी जानने का प्रयास करता है कि न्यायाधीश के अध्ययन से प्राप्त परिणाम उस समाज या समूह के लिए कहाँ तक सही है। यहाँ समाज और समूह का ले लिया गया है। मैंने आपको जो है तालाब के पानी का जो है वो एग्जाम्पल दिया है इसमें, कि हम अगर किसी तालाब के हमको पानी का निरीक्षण करना है कि पानी कितना सही साफ़ है या गंदा है, तो उसके लिए हम एक उसका सैंपल लेंगे। ठीक है, पूरा तालाब के पानी का निरीक्षण नहीं करेंगे, बल्कि उसके एक सैंपल का निरीक्षण करेंगे। तो जो उस सैंपल से जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होगा, उसके द्वारा उस पूरे तालाब के पानी का जो है वो निर्धारण हो जाएगा कि ये पानी पीने योग्य है या नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम किसी समाज या समूह के लिए कोई हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम एक सैंपल लेंगे। ठीक है, उसका हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद जो परिणाम जो लागू होंगे वो उस पूरे समाज या समूह के लिए वो लागू कर दिए जाते हैं, यानी कि इनका सामान्यीकरण कर दिया जाता है। न तो क्या होता है, एनी रिसर्चर डज नॉट स्टडी ऑल द पीपल ऑफ ए ग्रुप और सोसाइटी, rather he selects a small sample from that society or group, and on this selected sample he conducts his study and the results or conclusion in the study receives. After getting the results or conclusion, he also tries to know to what extent the results obtained from the study of the sample are correct for the society or group from which the sample has been selected। ठीक है, फिफ्थ है आपका, इसमें एक और विशेषता है, सिस्टमैटिक स्टडी होती है कि वैज्ञानिक विधि वह विधि है जिसमें अनुसंधान समस्या का अध्ययन क्रमबद्ध ढंग से करने पर बल दिया जाता है। कि ऐसा नहीं है कि पहले हमने चलो पहले डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में देखेंगे समस्या क्या है कि नहीं, इस तरीके से नहीं होता। इसका एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में हमें जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग या शोध कार्य जो भी हम रिसर्च करते हैं वो हमें करना होता है।
ठीक है। सिस्टमेटिक स्टडी साइंटिफिक मेथड इज द मेथड इन विच द एम्फेसिस इज ऑन द स्टडिंग द रिसर्च प्रॉब्लम इन ए सिस्टमेटिक मैनर। 8.6 है आपका कंट्रोल, नियंत्रण। वैज्ञानिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता घटना को प्रभावित करने वाले बाधक चरों, सार्थक चरों को नियंत्रित करके अध्ययन करता है। इस प्रकार जब अध्ययन नियंत्रित दशाओं में किया जाता है तब इस अवस्था में कार्य कारण संबंध का अध्ययन शुद्ध ढंग से किया जा सकता है। नियंत्रित करने के कारण, कंट्रोल में लेने का कारण ये होता है कि मान लीजिए कोई एटॉमिक रिसर्च हम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम छोटा सा सैंपल ही लेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ, अगर हम इस तरीके की रिसर्च में हम बहुत ज़्यादा जो है उसके जो सैंपल है या उसके लिए जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि इसके द्वारा क्या हो सकता है, ठीक है, कितना बड़ा विस्फोट हो सकता है। तो जो भी हम साइंटिफिक मेथड जो भी इस्तेमाल किया जाता है वो कंट्रोल कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो in scientific research, the researchers study by controlling the interference variables, relevant variables affecting the phenomenon. In this way, when the study is done under control conditions, then in this condition, the cause-effect relationship can be studied in a pure way. 7th आपका वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रारूप। जो भी वैज्ञानिक विधि रहेगी उसमें जो एक विशेषता उसकी रहेगी या प्रॉपर्टी उसकी रहेगी वो ये रहेगी कि उसमें उसका रिसर्च डिजाइन रहेगा रिसर्च करने से पहले। तो वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारूप वह प्रक्रिया है जिससे किसी समस्या समाधान के लिए निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है। किसी अपेक्षित परिस्थिति को नियंत्रित करने की दिशा में यह एक संकलित पूर्वानुमान की प्रक्रिया है। यानी कि आप पूर्वानुमान की तरफ जाते हैं कि हमारे सामने ये समस्या है, ठीक है, हम इस तरीके से इसका प्रारूप डिजाइन करेंगे और हमें ये रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। तो साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन क्या होती है? साइंटिफिक रिसर्च डिजाइन इज द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर मेड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ए कंपाइल्ड फॉरकास्ट इन द डायरेक्शन ऑफ कंट्रोलिंग एन एक्सपेक्टेड सिचुएशन, ठीक है। 8th है आपकी पुनरावृत्ति, रेप्लिकेशन। इसमें क्या है कि वैज्ञानिक विधि द्वारा जो भी अध्ययन किए जाते हैं वह इतने शुद्ध और प्रमाणिक होते हैं कि उनकी पुनरावृत्ति कभी भी और कहीं भी की जा सकती है। शोधकर्ता जितने भी बार अपने अध्ययनों की पुनरावृत्ति करता है उसे हर बार एक से ही परिणाम प्राप्त होता है। इस पुनरावृत्ति से प्राप्त परिणामों की सत्यता प्रमाणित होती है, ठीक है। मान लीजिए कि हमने जो हमारा कोई भी हमने सूत्र स्थापित किया वैज्ञानिक विधि के द्वारा, तो वो हर स्थिति में वो वही रहेगा, ठीक है। उसको हम कभी भी कैसे भी प्रमाणित कर सकते हैं। उसके ऐसा नहीं होगा कि आज इसका परिणाम ये आ रहा है कल इसका परिणाम ये आएगा, ऐसा नहीं होता है। वो शुद्ध और प्रमाणिक हमेशा के लिए ही रहता है। तो रेप्लिकेशन क्या होता है? वॉट एवर स्टडीज आर डन बाय द साइंटिफिक मेथड आर सो प्योर एंड ऑथेंटिक that they can be repeated anytime and anywhere. The number of times the researchers repeat the studies, they gets the same result. हमेशा हमें सेम रिजल्ट ही मिलता है, ठीक है। अलग रिजल्ट कभी किसी सिचुएशन में नहीं मिलना चाहिए जो साइंटिफिक मेथड जब हम इस्तेमाल करते हैं। दिस रिपीटेशन कन्फर्म्स द एक्यूरेसी ऑफ द ऑब्टेन्ड रिजल्ट्स। अब है शुद्धता। आधुनिक युग में समाज विज्ञानों के मापन की शुद्धता पर अधिक बल दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक मापन की शुद्धता नहीं होगी तब तक अध्ययन के आधार पर प्राप्त परिणाम भी शुद्ध नहीं होंगे, ठीक है। वैज्ञानिक विधि क्या है? एक तरीके से शुद्ध विधि है, ठीक है। इसमें जो है त्रुटि जो रहती है वो बहुत कम रहती है और इसलिए इसके परिणाम भी हमें करेक्ट या शुद्ध प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो प्रिसिशन क्या होता है? इन द मॉडर्न एरा मोर एम्फेसिस इज बीइंग laid on the accuracy of measurement of social sciences, because until the measurement is not accurate, the results obtained on the basis of the study will also not the accurate. नेक्स्ट है आपका पूर्वानुमान की क्षमता। तो इसमें जो एक और जो वैज्ञानिक विधि में गुण होता है वो होता है कि ये आपको जो है प्रिडिक्ट कर सकती है कि हमें ये डेटा मिल गया है। रिसर्च के दौरान जब वो जो हमें डेटा कलेक्ट होता जाता है उससे हमें अनुमान लगता जाता है कि हमें ये रिजल्ट मिलने वाला है। तो पूर्वानुमान की क्षमता या भविष्यवाणी की योग्यता का अर्थ है कि आज यदि किसी सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तो इस अध्ययन के आधार पर भविष्य को लेकर पूर्वानुमान किया जा सकता है। जैसे कि सांख्यिकी।
सांख्यिकी का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज डेटा कलेक्ट करने में हम सांख्यिकी का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके से हम प्रिडिक्शन भी करते हैं। सांख्यिकी के आधार पर ही प्रिडिक्शन करते हैं। जो भी हमें डेटा मिलता है कि ये आज इतनी आबादी है, तो अगर यही जो है आपकी जन्म दर रही, तो आगे चल के भविष्य में इतने सालों बाद कितनी आबादी हो सकती है, ठीक है। तो जो साइंटिफिक मेथड रहते हैं उनमें पूर्वानुमान की क्षमता भी होती है। Power of prediction. So predictability or ability to predict means that if a scientific study of any social behavior has been done today, predictions can be made about the future on the basis of the study. नेक्स्ट है आपका कार्यकरण संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वैज्ञानिक विधि इस तरीके से काम करती है कि हमारा जो कारण क्या रहा, और इस घटना का कारण क्या रहा, और इस कारण की वजह से घटना पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वैज्ञानिक विधि की यह भी एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें अध्ययनकर्ता किसी भी समस्या का अध्ययन करता है, उसमें कार्य कारण संबंध का अध्ययन अवश्य होता है। यदि अनुसंधानकर्ता की समस्या का उद्देश्य कार्य कारण के रूप में नहीं है, तो समस्या का अध्ययन वैज्ञानिक विधि द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कॉज और इफेक्ट आपको पता नहीं है, तो उस स्थिति में आप वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैज्ञानिक विधि के लिए आपको कारण पता होना चाहिए, उस कारण का इफेक्ट यानी कि प्रभाव भी पता होना चाहिए, तभी उस समस्या के समाधान के लिए आप वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, it is also an important features of the scientific method that in this researcher studies any problem, then there must be a study of causal relationship in it. If the purpose of the problem of the researcher is not in the form of causality, then the problem cannot be studied by the scientific. अब ये हेडिंग है आपकी वैज्ञानिक विधि के सोपान। अभी तक आपने वैज्ञानिक विधि क्या होती है वो पढ़ा, वैज्ञानिक विधि के तत्व पढ़े यानी कि एलिमेंट्स पढ़े, वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं पढ़ी, ठीक है। अब आप कहते हैं स्टेप्स कि वैज्ञानिक विधि को हम लागू कैसे करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप आता है वो आता है हमारा समस्या का चयन, यानी कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। इसके बाद आपका आता है उद्देश्य एवं परिकल्पनाओं का निर्माण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, यानी कि हम अजम्पशन करेंगे, परिकल्पना बनाएंगे और अपने उद्देश्य निर्धारित करेंगे। उसके बाद शोध में प्रक्रिया विधि कि कौन से मेथड का हमें इस्तेमाल करना है, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना, कौन से एरिया में हमें अध्ययन करना है, और फिर सैंपल इकट्ठे करना। उसके बाद अध्ययन सैंपल इकट्ठे करने के बाद अध्ययन उपकरणों और सामग्री का चुनाव करना। ये सारे आपके शोध प्रक्रिया में प्रक्रिया विधि में आते हैं, ठीक है, जो भी ABC। इसके अलावा आपके वैज्ञानिक योजना और निरीक्षण करना और तथ्यों का एकत्रीकरण करना, ये पांचों जो हैं ये आपके शोध में प्रक्रिया विधि के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका फोर्थ आता है रिजल्ट। इसके बाद सबसे बाद में जो आपको रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट में क्या होता है, पहला होता है आपका जो भी प्रदत्तों का वर्गीकरण, जो भी हमें डेटा मिला होता है उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर उसको एनालाइज भी करते हैं, विश्लेषण भी करते हैं, फिर प्रदत्तों एवं विश्लेषण से परिणाम ज्ञात करना। फिर जो भी हमें डेटा मिला उसको हमने क्लासीफाई कर दिया, उसको हमने एनालाइज किया, विश्लेषण किया, उसके बाद उसके विश्लेषण से फिर हम उसका रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। फिफ्थ जो सबसे लास्ट जो हमारा रहता है वो होता है हमारा परिणामों की व्याख्या और सामान्यीकरण, कि उसको परिणाम जो भी है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसका जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है वैज्ञानिक विधि की सीमा। अगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैज्ञानिक विधि के सोपान में, इस तरीके से पूछा स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको स्टेप दे दिए जाएंगे, उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि इसके बाद कौन सा स्टेप आता है, इसके बाद कौन सा स्टेप आता है। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक विधि में स्टेप कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको समस्या का चयन फर्स्ट, सेकेंड है आपका उद्देश्य परिकल्पना को निर्माण करना, थर्ड है आपका शोध में प्रक्रिया विधि, ठीक है, फोर्थ है आपका शोध परिणाम यानी कि रिजल्ट मिलेगा, लास्ट में सबसे लास्ट में जाके आप परिणामों की व्याख्या करेंगे और उसका सामान्यीकरण कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको तालाब के पानी का एग्जांपल दिया, आपने सैंपल लिया, ठीक है, उसका हमने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद जब रिजल्ट हमें मिला उसको हमने व्याख्या कर दी और उसका सामान्यीकरण कर दिया कि ये पानी पीने योग्य है या नहीं है। फिर आती है वैज्ञानिक विधि की सीमाएं, कि वैज्ञानिक विधि की कुछ सीमाएं भी होती हैं। वो क्या होती हैं, फर्स्ट है कि शोध समस्या के चयन में सीमांकन तथा परिभाषीकरण पूर्ण वस्तुनिष्ठता को नहीं रख पाते हैं, ठीक है। जब भी हम शोध समस्या में जब भी हम लिमिटेशन कर देते हैं, उसको परिभाषित कर देते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं खो जाती है,
फिर आपका आता है अनुसंधान के प्रारूप को विकसित करने में समस्या समाधान की अपेक्षा परिकल्पनाओं की पुष्टि पर अधिक बल दिया जाता है। जो भी हम रिसर्च करते हैं उसको डिजाइन करते हैं उस रिसर्च को, तो उसमें हम समस्या समाधान करते करते हम क्या करते हैं, जो हमने परिकल्पनाएं बनाई होती हैं उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान चला जाता है, बल्कि समस्या समाधान पर ध्यान हमारा नहीं रह पाता है। फिर आता है कि परीक्षण तथा उपकरणों के चयन में चर की व्यवहारिक परिभाषा को महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है। फोर्थ है हमारा कि वैज्ञानिक विधि में सह संबंध पर अधिक अध्ययन करते हैं, यानी कोरिलेशन, कि ये कारण है, इसकी वजह से ये घटना घटित हुई है, और परिणामों का अर्थापन कारण प्रभाव के रूप में करते हैं। जबकि सह संबंध कोई कारण नहीं बताता, कि जरूरी नहीं है कि इसी के कारण ये घटना घटित हुई हो। शोध की इस विधि से निष्कर्षों की आंतरिक वैधता पर अधिक महत्व दिया जाता है, यानी हमने जो डिजाइन, जो हमने रिसर्च के लिए अपना प्रारूप जो पूरा बना रखा है समस्या समाधान के लिए, हम उसकी आंतरिक वैधता यानी कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने में, तथा उसकी जो भी हम डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम जो है अच्छी तरीके से कलेक्ट करने में उसकी आंतरिक वैधता पर ज़्यादा जो है महत्व देते हैं, जबकि जो हमारी व्यवहारिक वैधता होती है उस पर हम कम महत्व देते हैं। ठीक है, जबकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो विद दिस मेथड ऑफ रिसर्च मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन ऑन द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ द फाइंडिंग्स व्हाइल प्रैग्मेटिक वैलिडिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर इसमें एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके आते हैं तो उसमें इस तरीके से आते हैं कि फर्स्ट जैसे आपसे डेफिनेशन देके आपसे पूछ लिया जाए कि वैज्ञानिक विधि का तात्पर्य वह प्रविधियाँ हैं जिनका उपयोग ज्ञान की खोज में वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। ये किसने बोला है? तो ये चैपलिन ने बोला है ना। तो आपको डेफिनेशन दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये किसने बोला है। नेक्स्ट है आपका कि वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व होते हैं, तो आपके 5 तत्व होते हैं। ठीक है, या तो आपसे इस तरीके से पूछ लिया, या नाम लेके पूछ लिया जाए कि आपके तत्वों के नाम दे दिए जाए कि क्या ये वैज्ञानिक विधि का तत्व है या नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, इस और दूसरा आपके विशेषताएं आपसे अगर पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है कि वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। उसमें आपकी सत्यापनशीलता है, वस्तुनिष्ठता है, निश्चयात्मकता है। ठीक है, ये सारी आपकी जो वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं होती हैं। फोर्थ है आपका वैज्ञानिक प्रणाली किस प्रकार की होती है। ये जनरल भी होती है, निश्चित भी होती है और क्रमबद्ध भी होती है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है कि एक वैज्ञानिक विधि के सही क्रम को बताइए। ये आपका स्टेप जो है पूछा है। ठीक है, आपको स्टेप दे दिए गए हैं 4, आपको बताना है कि कौन सा स्टेप पहले आएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, सबसे पहले आप समस्या की पहचान करेंगे, उसके बाद एक आप परिकल्पना का निर्माण करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप डेटा कलेक्शन करेंगे। डेटा जब आपका कलेक्शन हो जाएगा उसके बाद परिकल्पना का आप जो है परीक्षण करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपके एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका वैज्ञानिक विधि थी। जो लास्ट जो इससे पहले जो वीडियो था आपका ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ, उसमें जो लास्ट में जो आपकी थी वैज्ञानिक विधि, उसमें ये रह गई थी। तो थोड़ा इसको डिटेल में बताना था, इसलिए मैंने इसको अलग से इसका वीडियो बनाया है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। जहाँ तक है आपके जो एग्ज़ाम है लास्ट ईयर आपके जो है आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हुए थे, उससे पहले भी आपके जो है एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन हुए थे। इस बार अभी तक तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक है आपके जो क्वेश्चन पेपर्स जो है हो सकता है, जहाँ तक अंदाजा है वो एमसीक्यू टाइप से ही जाएंगे। तो आप दोनों तरीके से तैयारी कीजिए, आप थ्योरी तैयार कीजिए अपने और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी तैयार कीजिए। दोनों को लेकर चलिए और आपको आई थिंक 1-2 महीने में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।